अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन को नाम दिया गया है टी ऑपरेशन फ्यूरी और यह कोई एक दिन का एयर स्ट्राइक नहीं है। ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि यह कई दिनों तक चल सकता है। They're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम और किमर नसा जैसे शहरों में बमबारी की खबरें आ रही हैं। सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने ऑफिस में थे। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. ईरान में अब 40 दिनों की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यह हमले में उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग के दौरान मर चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर ऐसे रिएक्शन मिला जुला कर दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जश्न मनाया और कुछ लोग बहुत ही दुख में थे। इसके जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतार, बहरीन और कुवैत की तरफ भी एक मिसाइल छोड़ दी। दुबई में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और अबू धाबी में मिसाइलें डेब्रीज की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। दोहा में अमेरिका के एयरबेस के पास धुआं उठता दिखाई दे रहा था। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान की आर्म्ड फोर्स IRGC का कहना यह है कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसेस पर हमला किया है और इसके जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 नाम दिया गया है। लेकिन यह हमला सिर्फ मिलिट्री बेसेस तक सीमित नहीं है बल्कि कई सिविलाइजेशन एरियाज भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। दुबई, कुवैत, बहरीन और 5 सितारा होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक को टारगेट किए जाने की खबरें सामने आई हैं। सबसे चिंता की बात तो यह है कि इन्हीं गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। जहां जहां मिसाइलें गिर रही हैं वहां लाखों इंडियन वर्कर्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज मौजूद हैं। इसी वजह से इंडिया की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीयों से ऑलमोस्ट कॉशन बरतने को कहा है। इजराइल में भी यह लगभग 18,000 से भी ज्यादा है। इंडियन स्टूडेंट इजराइल में हैं। इस पूरे क्षेत्र में कई देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और कई फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। अगर यह स्थिति फुल स्केल वॉर में बदलती है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी जरूरतों का 50% से भी ज्यादा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रास्ते लाता है। फिलहाल भारत हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल ऑयल खरीदता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया है तो भारत की ऑयल सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ईरान की फोर्सेस ने इस रास्ते को बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। एक्सपर्ट इसे भारत के लिए नाइटमेयर कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उठाव आ सकता है और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकता है और हमारी इंडियन करेंसी रुपीस पर भी बहुत दबाव पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति की टाइमिंग भी काफी दिलचस्प है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही इजराइल की यात्रा से लौटा। 25 और 26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया और इजराइल की पार्लियामेंट में स्पीच भी दी। अब इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि यह हमला कई हफ्तों पहले ही प्लान कर लिया गया था। इसी वजह से भारत की राजनीतिक मुद्दों पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि भारत ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल की यात्रा एक अलग संदेश दे सकती है। अलाउद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि भारत को इस मामले में संतुलित और सावधानी बरतना जरूरी है। इस पूरे संघर्ष की सबसे पहली दिल दहला देने वाली खबर यह है कि ईरान के शहर मिनाब में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर भी बम गिराया गया जिसमें कम से कम 100 लड़कियों की मौत हो गई। यह हमला दिन के समय हुआ जब स्कूल में क्लास चल रही थी। इसके बाद भी इजराइल के ऑफिशियल अकाउंट में एक ट्वीट आया जिसमें इजराइल ने कहा कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि नवंबर 2025 तक जाती है जबकि ईरान की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी है। देश की करेंसी लगभग 40% तक गिर चुकी है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बदतर होती जा रही हैं। इसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। कई रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बल प्रयोग किया।
लगभग 30,000 से भी ज्यादा प्रोटेस्ट में लोगों को मारा गया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हेल्प इज ऑन द वे, और इसके बाद मिडिल ईस्ट में 2003 इराक वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप शुरू हो गया। फरवरी की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद हालात सुधर हो जाएं, और एयर स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील अब हो चुकी है। लेकिन अभी ही दिन अचानक से बड़े पैमाने पर बॉम्बिंग कर दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला महीनों पहले ही प्लान कर लिया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं और इजराइल ने ट्रंप पर दबाव डाला कि वह ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। ट्रंप के एक ट्वीट में उन्होंने ईरानियन लोगों से कहा कि जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो हम अपनी सरकार खुद संभाल लेंगे। यह पूरी स्थिति कई लोगों को 2003 की इराक वॉर की याद दिला देती है, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के नाम पर इराक पर हमला कर दिया। यह युद्ध लगभग 20 साल तक चला और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान इराक से लगभग 2 गुना बड़ा देश है। कहा जा रहा है कि यह सब ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए किया गया। ईरान में लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास यह भी दिखाता है कि जब किसी देश में बाहरी ताकतें इस तरह हस्तक्षेप करती हैं तो हालात कई बार बिगड़ जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं। लीबिया में, म्यांमार में गद्दाफी और इराक में सद्दाम हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों तानाशाह जरूर थे, लेकिन उनके हटने के बाद वहाँ की जनता और वहाँ का देश और खराब होता गया। आतंकवादी संगठन पैदा होने लगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान भी ऐसा ही होगा? क्या यह संघर्ष सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई रहेगा या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा?